हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जब हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 5 कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक। तो वो नया टॉपिक जो आप लोगों के लिए आज है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हम लोग अब कवर कर रहे हैं, और इसमें भी हम जो ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, आपका ओशियनोग्राफी है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ स्पेसिफिक इंडिया को लेकर कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो उस तरीके के मैं लेके हम पूरे इस ज्योग्राफी को अराउंड, मैं कहूंगा कि बड़ी ये सीरीज हो सकता है कि रहे 10-12 दिन की पूरी ज्योग्राफी रह सकती है आपके पास, अराउंड 50 प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज है, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो एक एक करके हम इसमें जो भी पार्ट्स हैं, जैसे कि आज आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 1 रहेगा आज, ज्योग्राफी का भी ओवरऑल पार्ट 1 ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो थे सुबह 9 बजे क्विज में आप लोगों के लिए अवेलेबल थे हमारे वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, अगर वो चीज आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सीरीज कितनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रही है। ठीक है, सीरीज कितनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रही है कि इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को कवर करने की, एक सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश की है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको आई थिंक ये नहीं लग सकता कि हमने केवल, आप कह सकते हैं कि खाना पूर्ति की है, राइट। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। करंट का जो कंटेक्स्ट है पिछले 1-1.25 साल का, वो पूरा का पूरा लेके पूरे होलिस्टिक तरीके से हमने चीज़ों को कवर यहाँ पर किया है। तो अगर आप लोगों ने इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो फिर से मैं बता रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस कोर्स को जरूर एनरोल कर लीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ये वीडियोस हम पोस्ट करते हैं रोज के, जहां पर हम इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, बड़े डिटेल में जाकर डिस्कशन करते हैं, वो वीडियोज आपसे मिस ना हो। ठीक है, उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट की वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो भी आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अभी भी कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि यूपीएससी का जो पेपर है वो कब होगा। ठीक है, या फिर कि आगे के लिए कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं हमसे कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा ये बोलूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 2-3-4 दिन के अंदर में ही यूपीएससी कुछ डेट देगा। ठीक है, या तो टेंटेटिव होगी या फिक्स डेट होगी। वैसे फिक्स होने के चांसेस अभी थोड़ा सा कम लगते हैं, हो सकता है कि टेंटेटिव डेट ही आए, लेकिन तब तक मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, बी काम, बी पेशेंट। और जिस तरीके से आप लोग अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 31 मई का जो बात लेके आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से तैयारी करते रहें। क्योंकि अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे कि कब होगा पेपर, क्या होगा, और दिन भर आप यही आपस में अपने दोस्तों से बात करते रहेंगे या फिर इंटरनेट में इस चीज को सर्च करते रहेंगे, तो उससे कुछ होना जाना है नहीं। बस चीजें सिर्फ ये होगी कि जो आपका एक फोकस बना हुआ था पढ़ाई में, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोगों से वही कहूंगा कि उस चीज को लेकर फिलहाल आप दिमाग से बात, अपने बिल्कुल मन से बात को बिल्कुल निकाल दीजिए। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे बिल्कुल फोकस्ड होकर उस तरीके से तैयारी करते रहिए, और इसी चैनल पर आपको एक बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेटेजी मिलेगी जैसे ही हमारे पास कोई भी ऑफिशियल टाइम आता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजी वाले पार्ट पे हमारी टीम जो है वो काम कर रही है, हम एक्सपर्ट से बात करके स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट उस पर काम हो चुका है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं इस चीज का कि वो एक टाइमलाइन हमें पता लग जाए, और जैसे ही वो एग्जाम की डेट आएगी तो हमें वो टाइमलाइन जैसे ही पता लगती है तो स्ट्रेटेजी का वीडियो जो है वो आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वो जो वीडियो होगा स्ट्रेटेजी वाला, वो हर तरीके के एस्पिरेंट्स के लिए कारगर होगा, हर तरीके के एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे उसका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, कुछ भी है, किसी भी कैटेगरी में वो आता है, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे लास्ट अटेम्प्ट है, कुछ भी है, वो हर इंसान के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए वो जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो होगा वो कारगर साबित होगा। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी देता हूं। लेकिन अभी उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं सब बातों के बाद स्टार्ट करते हैं आज के दिन का डिस्कशन। देखते हैं आज के दिन के 5 क्वेश्चन क्या थे। तो ये है, देखिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन। अब हम ज्योग्राफी में आ चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा करंट वाले मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, करंट अफेयर्स वाले मोड से। अब हम स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज योर ज्योग्राफी, और उसमें भी हम बात करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि विद रेफरेंस टू जियोमॉर्फोलॉजी 3 टर्म्स दिए गए हैं, बार्स, स्पिट्स एंड बैरियर्स। ये 3 टर्म क्या है? दे आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स, erosional landforms formed by the action of waves and currents,
डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट्स एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स। ठीक है, तो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास एज यूजुअल, आप लोग इसका जवाब दीजिए। बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स क्या होते हैं? पहली बात तो यह है कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं या इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, और फिर ये किससे बनते हैं, विंड से या फिर वेव्स और करंट्स में से, तो ये आपको बताना है। ये देखिए, इसका जो सही जवाब है, पहली चीज तो यह है कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, और दूसरा ये बनता है वेव्स एंड करंट्स के हेल्प से, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट्स। ठीक है, चलिए तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, क्या चीज है ये। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि a ridge of sand and shingle formed in the sea in the offshore zone। offshore zone का मतलब होता है जो आपका तट है, जो शोर है उससे थोड़ा सा दूर, ठीक है, एंड लाइंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द कोस्ट, यानी कि जो तट है, जो कोस्ट है उसके ऑलमोस्ट पैरेलल, उसके समानांतर, उसको बोला जाता है ऑफशोर बार। ठीक, पहले बात यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर एक टर्म आया है शिंगल। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये शिंगल क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, ये होता है शिंगल, यानी कि एक इस तरीके का बीच या कोस्ट आप कह सकते हैं, जहां पर इस तरीके के स्मॉल स्मॉल स्टोन्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पेबल्स होते हैं, इनको बोला जाता है शिंगल्स। ठीक, अब इन्हीं का जो रिज है, इनका रिज मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पानी से ऊपर उठा हुआ पार्ट, एक हाई लेवल लैंड, ठीक है, एक थोड़ा सा हाईलैंड टाइप आप बोल सकते हैं, जो कि किससे बना हुआ है, सैंड यानी कि रेत, मिट्टी से, रेत से और शिंगल से, यानी कि इस तरीके के छोटे पेबल्स एंड कॉबल से बना हुआ है इन दी ऑफ शोर जोन। ठीक है, उसको बोला जाता है ऑफ शोर बार। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब एन ऑफ शोर बार विच इज एक्सपोज्ड ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड इज टर्म्ड एज अ बैरियर बार। अब ऑफ शोर बार है, उसके ऊपर अगर और सैंड अगर इकट्ठा होती चली जाएगी, वो थोड़ा सा और हाईलैंड टाइप का बन जाएगा, तो उसको बोला जाता है बैरियर बार। ठीक है, ऑफशोर बार्स एंड बैरियर्स कॉमनली फॉर्म अक्रॉस द माउथ ऑफ अ रिवर और एट द एंट्रेंस ऑफ अ बे। ठीक है, या तो वो बे के एंट्रेंस पे बनता है या फिर वो माउथ ऑफ द रिवर पे बनता है। ठीक है, रिवर के, नदी के मुहाने पे बनता है। अब ये बे क्या होता है, देखिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि बेज, स्ट्रेट्स एंड गल्फ्स। ठीक है, तो इसके लिए एक पूरी वीडियो सीरीज हमारे पास है, दैट इज नोन एज द इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की सीरीज में, वहां पर जाके आप उस चीज को कवर कर लीजिए। ठीक है, कि बेस क्या होता है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि बेस, स्ट्रेट्स, गल्फ्स, ये जो चीजें हैं, इनके बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ जाएंगे आपकी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ये बैरियर बार्स होते हैं, ठीक है, बैरियर बार्स गेट्स कीड अप टू वन एंड ऑफ अ बे व्हेन दे आर कॉल्ड स्पिट्स, तब उनको बोला जाता है स्पिट्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं, तब आपको हो सकता है कि अच्छे समझ में आए। देखिए देखिए, ये आपका कोई बीच है, ठीक है, दिस इज योर बीच, समुद्र के तट पे बीच है। ये आपका यहां पर एक ऑफशोर बार बन रहा है। ठीक है, यहां पर कह सकते हैं या यहां पर कह सकते हैं, ये ऑफशोर बार बन रहा है। अब ये ऑफशोर बार जब आपका किसी इस तरीके का, जैसे बे क्या है, ये आपका मान लीजिए बे है, ठीक है, ये पहले अगर इस तरीके का खुला हुआ है तो ये बे है, दैट इज एन ओपनिंग, ये एक तरीके से ओपनिंग है यहां पर। ठीक, अब ये बार है। अब ये बार अगर मान लीजिए किसी एक साइड से अटैच होता है, पहले सपोज कर लिए इस एंड से अटैच होता है, तो ये बन जाएगा आपका स्पिट। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है स्पिट्स में ऑल्सो डेवलप्ड अटैच टू द हेडलैंड्स और द हिल्स। अब धीमे धीमे क्या होगा कि यहां पर अगर डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा और ये बार का पोर्शन जो है, ये इसको दोनों तरफ से अगर इकट्ठा करके ऐसे करके बंद कर देगा, तो जो ये वाला पोर्शन है ये बन जाएगा लगून। ठीक है, एंड द बे विल इवेंचुअली डेवलप इनटू अ लगून। अब वो जो लगून बना है उसमें धीमे धीमे क्या होगा कि ग्रेजुअली वहां पर जो सेडिमेंट्स है कमिंग फ्रॉम द लैंड, यानी कि इस लैंड की तरफ से सेडिमेंट्स जो है वो इसको भरते चले जाएंगे। ठीक है, और ये कुछ समय के बाद बन जाएगा कोस्टल प्लेन, और जो लगून है उसको रिप्लेस कर देगा कौन, कोस्टल प्लेन। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से फॉर्मेशन है, और ये सारी की सारी चीजें जो है ये वेव्स एंड करंट्स की वजह से बनती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेव्स एंड करंट्स की वजह से बनती है, विंड्स की वजह से ये नहीं बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। और वैसे भी ये सारी चीजें मैं आपको एक चीज और बता दूं, खासकर ज्योग्राफी को लेकर, कि अगर ज्योग्राफी के या किसी भी टॉपिक पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारे पास ज्योग्राफी के स्पेसिफिक वीडियोस हैं। ठीक है, मैंने पूरी की पूरी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी कवर की हुई है। अभी इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है और ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे चैनल पर चल रही है। अगर आप लोगों को ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर जाके आप वो सीरीज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है। एनसीईआरटी इसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है और काफी ज्यादा लोगों को उससे हेल्प हुई है। तो अगर आप लोगों को भी किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है तो आप लोग वहां से जाके वो सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए
नीचे कमेंट से नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वैसे सारे के सारे लिंक दिए हुए हैं, सारे के जितने भी ये है आपकी प्लेलिस्ट है। 3 ज्योग्राफी मैंने आपको बताई, फिजिकल ज्योग्राफी जो वर्ल्ड की है, और जो आपका इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक है, और जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है क्लास 12th। ठीक है, इन तीनों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाके भी आप उसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजी या आपका इसी का जियोमॉर्फोलॉजी का ही क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग इयॉन्स रिलेटेड टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये इयॉन्स के नाम है, कौन कौन से? प्रोटेरोजोइक, हेडियन, आर्कियन एंड फेनेरोजोइक। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग द करेक्ट क्रोनोलॉजी इज, यानी कि सबसे पहले से स्टार्ट करते हुए इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, बिल्कुल यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और आप लोग क्वेश्चन देख के समझ भी सकते हैं कि इयॉन्स को कंसिडर करना है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, आप लोगों को बताइए इसका जवाब क्या होगा। प्रोटेरोजोइक, हेडियन, आर्कियन और फेनेरोजोइक, ये 4 इयॉन है। ठीक है, दीज आर 4 इयॉन्स। आपको पता होगा इयॉन्स, इपॉक, एरा, ये सारी चीजें होती हैं। अभी हम इसको टेबल के रूप में देखेंगे आंसर में। पहले इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए 20 का सही जवाब है। ठीक है, 20 का सही जवाब है, यानी कि सबसे पहला जो इयॉन है दैट इज योर हेडियन। ठीक है, हेडियन नंबर 1 है, देन इज योर आर्कियन, देन इज योर प्रोटेरोजोइक, और जो अभी का एरा चल रहा है, इयॉन चल रहा है, दैट इज योर फेनेरोजोइक। ठीक है, अभी देखिए क्या चीज होती है, इसको देखते हैं हम पहले। ठीक है, ये देखिए ये है, दिस इज योर इयॉन। इयॉन के अंदर आते हैं एरा, एरा के अंदर आता है पीरियड, और पीरियड के अंदर आता है एपॉक। और यहां पर टाइमलाइन दी गई है कि कौन आज से कितने साल पहले था। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर हेडियन सबसे पहला है, देन आर्कियन, देन प्रोटेरोजोइक एंड देन फेनेरोजोइक। ये तो इयॉन का सवाल आपसे पूछा गया। अब इसमें सवाल जो है आप लोगों से यहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एरा में से भी सवाल पूछा जा सकता है, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और कैइनोजोइक। ठीक है, सवाल आपसे पीरियड में से भी पूछा जा सकता है। पीरियड में आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सेलुरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियन, ट्रायसिक, जोरासिक। ठीक है, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन जो है इपॉक से भी पूछा जा सकता है, पैलियोसिन, इयोसिन, एलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन और होलोसिन। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा चीज का यहां पर बता दूं कि क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी आपको हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यह बताऊंगा कि आप इनको इतना ज्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या करें कि एक आप बोल सकते हैं कि एक इसका जो सीक्वेंस है, जैसे मैंने आपको क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पूछा, उस तरीके के सीक्वेंस में आप ये डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इस तरीके के टॉपिक्स में से, यूपीएससी कभी कभी इस तरीके के टॉपिक्स भी पिक कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिन का क्या है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शैडो जोन ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स जो होती है, आपको पता है 2 टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। ठीक है, उनके शैडो जोन को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, देखिए पहला है कि जोन बिटवीन 105 एंड 145, यानी कि 105 और 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर इज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ द पी वेव्स एंड एस वेव्स। ठीक, दूसरा है कि जोन विद इन 105 डिग्रीज फ्रॉम द एपिसेंटर इज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर पी वेव्स। और तीसरा है कि जोन ओनली बियॉन्ड 145 डिग्री, पहली बात तो ये इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, जोन ओनली बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर इज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर एस वेव्स, यानी कि 145 के बाद का, केवल 145 डिग्री के बाद का जो जोन है उसको बोला जाता है शैडो जोन फॉर द एस वेव। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आपने देख ली। शैडो जोन का मतलब आप लोगों को आई होप कि पता होगा। शैडो जोन वो एरिया होता है जो सिस्मोग्राफ होता है, जिससे बेसिकली हम अर्थ को एक वेव्स को मेजर करते हैं, वो जिस रीजन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है वो पूरा का पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। ठीक है, कहीं पर सॉलिड है, कहीं पर अंदर लिक्विड है, कहीं पर अलग अलग तरीके का है, अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। और ये जो पी वेव्स और एस वेव्स होती है, इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि कोई वेव्स जो है वो किसी तरीके के मटेरियल से पास कर सकती है, कोई नहीं कर सकती है। तो उस वजह से ये जो शैडो जोन है ये डेवलप होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से सही जवाब कौन सा है। चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है, जवाब बताइए इसका। शैडो जोन को लेकर मैं कहूंगा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जवाब बताइए इसका क्या होगा।
देखिए इसका जो स्टेटमेंट सही है दैट इज ओनली वन, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि 105 से लेकर 145 डिग्री का जो जोन है वो दोनों के दोनों वेव्स के लिए शैडो जोन है, ठीक है। शैडो जोन का मतलब पहली बात तो आप समझ जाइए कि वहां पर आपको कोई भी वेव्स जो है वो ट्रैक नहीं होंगी, वहां पर कोई भी वेव्स आइडेंटिफाई नहीं होंगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर हम समझ पाएंगे इसको। सिस्मोग्राफ रिसीव्स बोथ P and S waves within 105 degrees from the epicenter. Hence, it is not a shadow zone for any of the waves. ठीक है, देखिए ये आपका अर्थक्वेक है, सॉरी ये आपका एपिसेंटर है, ठीक है, ये और यहां पर आपको एपिसेंटर दिखाया गया है। अब इस एपिसेंटर से आप 105 डिग्री तक जाइए, ठीक है, ये 105 डिग्री का रीजन है इस वाले के लिए, P वेव्स के लिए, ठीक है, और ये 105 डिग्री का रीजन दिखाया गया है फॉर योर S वेव्स। इसमें पूरे के पूरे रीजन में क्या हो रहा है कि आपकी जो वेव्स हैं वो आइडेंटिफाई हो रही हैं, तो दिस इज नॉट अ शैडो जोन फॉर एनी ऑफ द वेव्स, ये किसी भी वेव्स के लिए शैडो जोन नहीं है। पहली चीज 105 0 से लेकर 105 तक किसी का भी शैडो जोन नहीं है। दूसरा है कि जब हम 105 से आगे बढ़ेंगे, अगर हम एस वेव की बात करेंगे तो एस वेव के केस में पूरा का पूरा जो 105 डिग्री से बाद का जोन है बियॉन्ड 105 एस वेव के लिए, वो पूरा उसका शैडो जोन है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम पी वेव्स की बात करें तो पी वेव्स के केस में केवल 105 से 145 डिग्री, यानी कि जो केवल ये वाला रीजन है, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे दिखाता हूं आपके डबल लाइन से ऐसे, ठीक है, तो जो ये वाला रीजन है ये केवल आपका शैडो जोन है, क्योंकि इसके आगे 145 के बियॉन्ड अगर आप बात करें तो फिर से आपको यहां पर जो पी वेव्स हैं वो डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इस तरीके के जो ये कंसेप्ट है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी वेव्स है वो किस तरीके के मटेरियल से पास होती है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि जो कोर मटेरियल है उस कोर मटेरियल से आपके एस वेव्स जो है वो पास नहीं हो रही, तो कोर मटेरियल किस तरीके के, कोर जो है वो किस तरीके के मटेरियल से बना होता है, पी वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, एस वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके के मटेरियल से वो ट्रांसफर पास थ्रू कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, ये चीजें आपको सारी की सारी पढ़नी है और समझनी है, ठीक है। ये हमने कवर किया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ज्योग्राफी को लेकर मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो सीधे आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां पर जाइए, स्पेसिफिक वीडियो, आपको जो कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वहां से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इधर उधर जाइए, कोई बुक उठाइए, कुछ भी करिए। ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियोस के लिंक लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक लीजिए और वहां से इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन है लैंडफॉर्म से रिलेटेड है कि कंसिडर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। जो नदियां लैंडफॉर्म बनाती हैं उनमें कोई कुछ नाम दिए गए हैं। पहला है वी शेप्ड वैलीज, दूसरा है वाटरफॉल्स, तीसरा है मेंडर्स, चौथा है नेचुरल लेवीज और पांचवा है ऑक्सबो लेक, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो बनता है रिवर के ओल्ड स्टेज में, ठीक है। रिवर की 3 स्टेज होती है, आपको पता है, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। तो कौन सा लैंडफॉर्म है जो रिवर बनाती है अपने ओल्ड स्टेज में, ये आपको बताना है इन पांचों में से, ठीक है। चलिए 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। क्वेश्चन आसान है, अगर आप लोगों को पता है तो क्वेश्चन आसान है, नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपको पता है कि ओल्ड स्टेज क्या होती है और कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सी इसका सही जवाब है। इसमें से सिर्फ जो नेचुरल लेवीज और ऑक्सबो लेक्स हैं ये बनते हैं ओल्ड स्टेज में, ठीक है। आपके जो ये वी शेप्ड वैलीज और वाटरफॉल्स है और इनके साथ रैपिड्स भी आते हैं, ठीक है, ये बनते हैं यूथ स्टेज में। और जो आपके मिंडर्स हैं, दीज मिंडर्स आपके बनते हैं इन द मैच्योर्ड स्टेज, ठीक है, ये मैच्योर्ड स्टेज में बनते हैं, ठीक। और बाकी ये जो आपके दो हैं, दिस इज सेकंड लास्ट एंड लास्ट, नेचुरल लेवीज एंड ऑक्सबो लेक्स, ये आपके बनते हैं ओल्ड स्टेज में, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। और देखिए यूथफुल स्टेज आपकी कब होती है नदी की, जब नदी अपने ऊपर कोर्स में होती है, यानी कि जब वो ग्लेशियर से निकल के नीचे को बह रही होती है, तो वहां पर आपको पता है कि उसका जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनने का तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कब बनेगा कि जब जो नदी है, जो रिवर है, वो अपने साथ जो सेडिमेंट कैरी कर रही है उसको किसी जगह पे वो डिपॉजिट करेगी या इकट्ठा करेगी, ठीक है। अब उसका जब ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसको डिपोजिशन करने का ना तो टाइम मिलता है और ना कोई जगह ऐसी मिलती है जहां पर वो चीजों को डिपॉजिट कर पाए।
तो आप अपर कोर्स में या फिर यूथफुल स्टेज में देख सकते हैं कि सारे के सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो इरोजन से बन रहे हैं, ठीक है। यहां पर डिपोजिशन का कोई चांस है ही नहीं। और कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, वो है वी शेप्ड वैलीज, इंटरलॉकिंग स्पर्स, वाटरफॉल्स और पॉट होल्स, ठीक है। इंटरलॉकिंग स्पर्स बेसिकली होता है कि जैसे वी शेप्ड वैलीज बनती है, तो वी शेप्ड वैलीज एक अगर इधर से आ रही है, दूसरी अगर इस तरफ से ऐसे आ रही है, फिर तीसरी इस तरफ से ऐसे आ रही है, मतलब एक के आगे एक वो जो वी शेप्ड वैलीज है वो एक दूसरे को अगर इंटरलॉक कर रही है, दे आर नोन एज योर इंटरलॉकिंग स्पर्स, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद जो अगली स्टेज आती है दैट इज योर मैच्योर स्टेज, जिसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिवर का ग्रेडियंट स्लो होता है या रिवर की जो स्पीड होती है वो थोड़ा सा स्लो होती है उसमें मिडिल कोर्स में। तब ये जो रिवर्स है ये मिंडर्स बनाती है। मिंडर्स बेसिकली क्या कुछ नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मिंडरिंग इज जस्ट योर, आप कह सकते हैं कि रिवर सीधे ना बहते हुए एक जिगजैग पैटर्न में बहती है, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली दोनों ही जो फॉर्म्स हैं यानी कि इरोजन और डिपोजिशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही तरीके के एक्शन इंपॉर्टेंट है और दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ मिंडर्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम ओल्ड स्टेज की बात करें, लोअर कोर्स की बात करें, जहां पर नदी ऑलमोस्ट अपने एंड पर होती है, खत्म होने को होती है, ठीक है, तो वहां पर इसमें बनते हैं फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, डेल्टाज एंड लेवीज, ठीक है। जिसमें से जो फ्लड प्लेन्स और ये है डेल्टाज और लेवीज हैं ये डिपोजिशन से बनते हैं, और जो आपके ऑक्सबो लेक्स हैं ये इरोजन्स और डिपोजिशन से बनते हैं, ठीक है। ऑक्सबो लेक बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे आपका ये मिंडर बन रहा है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपके कुछ एरियाज में यानी कि इस तरफ से आपका इरोजन होता चला जाएगा, इस तरफ से डिपोजिशन होता चला जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली रिवर के कोर्स से अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर है, ये ऐसे करके होगा, इस तरफ से इरोजन हो रहा है, इस तरफ से डिपोजिशन हो रहा है, तो ये पार्ट थोड़ा थोड़ा दूर होते चला जाएगा और ये इस तरीके का एक पार्ट अलग निकल जाएगा इससे। दिस इज ओनली नोन एज योर ऑक्सबो लेक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज के दिन का, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा क्या है। यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है पूरा कि अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल। पहली बात तो आप ये मैग्मेटिक मटेरियल्स देख के ही, सुन के ही समझ गए कि हम बात कर रहे हैं किस रिलेटेड, हमारी बात हो रही है वोल्केनो से रिलेटेड यानी कि ज्वालामुखी से रिलेटेड, ठीक है। अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, ठीक है, यानी कि नीचे क्रस्ट के अंदर डीपर में, ठीक है, डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, बड़े डोम्स बनाता है। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर द डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल्स, यानी कि ये नीचे है डेप्थ में, इसके ऊपर का जो मटेरियल है अगर वो डिन्यूड होगा, अगर वो डिग्रेड होकर हटेगा, ये तभी सरफेस पे आ सकता है, ये भी दिया है। दूसरा दिया गया है कि दे कवर लार्ज एरियाज, ये बड़े एरिया को कवर करते हैं, एंड एट टाइम्स एज्यूम डेप्थ दैट मे बी सेवरल किलोमीटर्स, यानी कि इतनी ज्यादा इनकी डेप्थ हो सकती है कि वो सेवरल किलोमीटर्स तक की हो सकती है। दीज आर ग्रेनाइटिक बॉडीज, यानी कि ये ग्रेनाइट स्टोन से बने हुए होते हैं, ठीक है, एंड आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर्स, और मैग्मा चैम्बर्स के ये कूल्ड पोर्शंस होते हैं। तो हम किस लैंडफॉर्म की यहां पर, किस वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को यहां पर डिफाइन किया गया है ये आपको बताना है। ये इसके सारे फीचर्स बताए गए हैं, ठीक है, कि ये डीपर इन दी क्रस्ट जो है वहां पर होता है, लार्ज डोम्स बनाता है, सरफेस पे ये तभी आ सकता है जब इसके ऊपर का जो ओवरलाइंग मटेरियल है उसको डिन्यूड करा जाए, लार्ज एरिया कवर करता है, डेप्थ इनकी सेवरल किलोमीटर्स तक हो सकती है, ग्रेनाइटिक बॉडीज है, और दूसरा है ये कूल्ड पोर्शंस होते हैं मैग्मा चैम्बर्स के। तो किसको यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं ये आपको बताना है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। लेकोलिथ्स, डाइक, बैथोलिथ्स या फिर लेपोलिथ्स, ठीक है, ये सारे के सारे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। दे ऑल आर द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनो, ठीक है। जवाब बताना है लेकोलिथ, डाइक, बैथोलिथ और लेपोलिथ्स में से। सी इसका सही जवाब है, यस, सी दैट इज योर, ये है बैथोलिथ, ठीक है, दिस इज योर बैथोलिथ। अब ये पूरी की पूरी डेफिनेशन यहां पर दी गई है, तो डेफिनेशन समझाने का मेरे पास अलग से और कोई चीज है नहीं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखिए ये होता है बैथोलिथ, जो कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि ये नीचे होता है, ग्रेनाइटिक बॉडी है, लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हैं कि व्हाट इज अ सिल, व्हाट इज अ स्टॉक, व्हाट इज अ डाइक, व्हाट इज अ लेकोलिथ, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। और किस तरीके से ये जो वॉल्केनो ऊपर आती है तो इसमें अलग अलग तरीके का वॉल्केनो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे कि ऐश कोन है विद वॉल्केनिक डोम, सिंडर कोन है, कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है, कैल्डेरा विद सिंडर कोन ऑन द फ्लोर क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस चैप्टर में, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी में, वहां पर चीजें सारी हमने कवर की हुई है। तो फिर से मैं आपको वही बोलूंगा, अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है ज्योग्राफी के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप जाके इसको वहां से रेफर कर सकते हैं। सारे के सारी चीजें हमने कंसेप्ट वहां पर क्लियर किए हुए हैं।
ठीक है। और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ चीज नहीं समझ में आती है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी हम लोगों ने स्टार्ट किया है जियोमॉर्फोलॉजी को लेकर। अभी ऑलमोस्ट हम लोग ये प्लान है हमारा कि हम एटलीस्ट 2 पार्ट्स हर टॉपिक के करेंगे। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के 2, ओशियानोग्राफी के 2, क्लाइमेटोलॉजी के 2, उसके बाद 3-4 पार्ट हम लोग रख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, जहां पर स्पेसिफिकली हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। और उसके बाद कुछ 5 या 6 वीडियोस हो सकता है, यानी कि 5 या 6 दिन में हम लोग ज्योग्राफी थ्रू मैप्स को कवर करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैप्स के क्वेश्चन, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ल्ड से भी, इंडिया से भी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को उसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग यहां पर चीजों को कवर कर रहे हैं। तो जो लोग इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जिसको इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस सीरीज के बारे में पता है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका जो फायदा है वो एंड यूजर्स तक, जो आप लोग हैं जो इसका यूज कर रहे हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। अदरवाइज हमारी मेहनत का, इतनी ज्यादा जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका अदरवाइज कोई उतना परिणाम नहीं है। ठीक है, तो मैं वही रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंसेप्ट ये पसंद आ रहा है, क्विजेस पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और हमारे से ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज आप लोग कर सकते हैं। कोई और चीज की अगर डिमांड है तो वो भी आप नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फीडबैक्स के फॉर्म भी दिए हुए हैं, वहां पर जाके भी आप उसको फिल जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें ये पता लगे कि आप लोगों को हमारे बारे में क्या फीडबैक है, मतलब आपको चीजें पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, वो सारी चीजें बताएं। दूसरी चीज है, वहां पर एक चीज ये भी पूछी गई है कि आप इसके अलावा, क्योंकि ये लक्ष्य 100+ जो है ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, इसमें वैसे ऑलमोस्ट हम लोग काफी चीजें कवर कर चुके हैं, पर अराउंड 30 दिन के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद ये सीरीज जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1 महीने से पहले, क्योंकि 65 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 25 दिन का कोर्स बचा हुआ है, तो उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि ज्योग्राफी हमारे चैनल पर चल रही है, फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है और ह्यूमन ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर आप लोगों की कुछ और रिक्वायरमेंट है, कुछ और चीजें अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए लेके आए, कोई और सीरीज लेके आए, ठीक है, तो वो चीज भी आप नीचे फीडबैक का जो फॉर्म दिया गया उसके थ्रू हमें जरूर बताइए। ठीक है, जितनी ज्यादा लोगों की जिस कोर्स को लेकर, जिस भी टॉपिक को लेकर, जिस सब्जेक्ट को लेकर डिमांड होगी, हम उसी को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगा के, 1 मिनट का टाइम लेके उसको थोड़ा सा भरिए। और आप लोगों का क्या फीडबैक है ओकुल को लेकर, ओकुल में जो कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प की जा रही है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली अभी तो कोई पैसा वगैरह आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो वो चीजें आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में। फिर से मैं कहूंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी को ही कंटिन्यू करेंगे अभी हम एटलीस्ट एक पार्ट में, और उसके बाद हम फिर ज्योग्राफी का ही कोई और टॉपिक, ओशियानोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी को लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले हम ये फिजिकल वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर इंडिया फिजिकल कवर करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि हम एक आध दिन अगर इंपॉर्टेंट लगेगा हमें कोई टॉपिक, तो ह्यूमन ज्योग्राफी से कवर करके देन वी विल मूव ऑन टू द ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को पसंद आ रही हैं चीजें। तो कल के दिन में मिलते हैं फिर से 5 क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।